हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आपको पता है कि हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम चल रहा है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ले चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर। 4 वीडियो मैंने आपको डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे, उसमें सजीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमने पोषण भी पढ़ लिया था, सजीव पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी पोषण के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने मनुष्य में पोषण देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जीव, अमीबा वगैरह में पोषण देखा था। हमारा डाइजेशन सिस्टम हम पढ़ चुके थे। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है श्वसन या रेस्पायरेशन, ठीक है। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे श्वसन या रेस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक हम देख चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। तो श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है श्वसन, उसे पढ़ने से पहले ये क्रियाकलाप देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, देखिए 2 प्रश्नली है, एक प्रश्नली ए है, एक प्रश्नली बी है। दोनों में चूने का पानी लिया है। किसका पानी लिया है? चूने का। चूने का पानी क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। जो आपका चूने के पानी है उसका रासायनिक सूत्र होता है चूने के पानी का, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। दोनों में क्या किया? चूने का पानी लिया। एक में क्या काम किया? अपने मुंह से जो निश्वास द्वारा वायु निकली उसको सक किया इस तरह से। और दूसरे में क्या किया? दूसरे में सिरिंज ली और सिरिंज से चूने का पानी, देखिए एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रश्नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित की। तो इन्होंने क्या किया? एक प्रश्नली ए है, एक बी है। ए में मुंह से जो वायु निकली उसको इस चूने के पानी में डाला। दूसरे वाले केस में इन्होंने क्या किया? एक पिचकारी ली, पिचकारी की सहायता से जो वायु भरी हुई थी उस वायु को इस चूने के पानी में डाला। तो अब उसने पूछा है कि कितने बार, नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या ये पूछना चाह रहा है। वो पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा समय लगेगा चूने के पानी को दूधिया होने में और किसको कम लगेगा। देखिए जब आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे तो ये प्रैक्टिकल होता है। जैसे ही आप चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं, तो इसका कलर दूधिया हो जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया, मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसने कहा है किसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने पानी की खास बात ये होती है कि इसमें जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तुरंत ये दूधिया हो जाएगा। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा दूधिया हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ शो करती है कि ये जो हमने शक किया है, इसको हमने जो इस पर फूंक मारी है, जो निश्वासन से हमने जो इसमें वायु छोड़ी है, उससे चूने का पानी क्या होगा कि जल्दी दूधिया हो जाएगा। क्यों होगा? इससे हमें ये पता चलता है चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? ऑक्सीजन नहीं। चूने के पानी को दूधिया कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हम जो गैस छोड़ते हैं निश्वसन में, वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्रियाकलाप क्या लिया है? दूसरा क्रियाकलाप है किसी फल या रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डाले। क्या डाले? यीस्ट, यूनिसेलुलर। आप फल का रस ले सकते हैं, चीनी का घोल, इसमें एक छिद्र वाली कॉर्क लगी प्रश्नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली प्रश्नली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाली परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को किण्वन के उत्पाद के बारे में क्या दर्शाता है। बेसिकली यहाँ किसके बारे में बात चल रही है? फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के। किण्वन क्या होता है अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देख लें। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। हमने पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है।
जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमने प्रोसेस क्या था, हमने सबसे पहले कुछ चीज़ खाई है, तो हमारा जो खाना है उसका पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो गया। मुख के अंदर जो लार एमाइलेज होता है वो क्या काम करता है, जो हमने खाना खाया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कर देगा। अब जो खाना गया वो हमारे फूड पाइप में गया, यानी कि ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस में खाना गया, वहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते, तो वहाँ पर किरमा कुंचन पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा खाना क्या होगा, हमारे आमाशय में चला जाएगा, जिसका हम स्टमक बोलते हैं। अब स्टमक के अंदर 3 प्रकार के यहाँ पर एंजाइम पाए जाएंगे, जिसमें हमने देखा था HCl, पेप्सिन और एक म्यूकस, और एक और पाया जाता था रेनिन। जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा दूध पीते हैं, तो दूध का पाचन रेनिन के द्वारा होता था वहाँ पर। ठीक है, तो 3 HCl क्या काम करता था मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो उस वीडियो को देखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। HCl क्या काम करता है, भोजन के अंदर आए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप करिए कि पिछली वाली वीडियो को देखिए, मैंने उसमें समझाया हुआ है। उसके बाद जो आपका पेप्सिन था वो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता था, और म्यूकस जो दीवार है, जो लाइनिंग है स्टमक की, उससे की HCl से रक्षा करता था। उसके बाद खाना जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि लिपिड्स, और आपने जो प्रोटीन खाया है उसका पूर्णतः पाचन हो जाता था। उसके बाद यहाँ से जब पूर्णतः पाचन हो गया, पाचन खाना हमने क्यों खाया है, एनर्जी के लिए, तो अब क्या होगा कि छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, जिनको बोलते थे विलाई। तो विलाई से जुड़ी होती थी नसें हमारी, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के थ्रू जो हमने एनर्जी ली है वो एनर्जी शरीर के पार्ट में चली जाएगी। अब वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं हम कि जो हमने एनर्जी ली है उस एनर्जी का क्या होता है। देखिए, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। अभी मैंने बताया कि जो खाना खाया है उससे क्या लेंगे, ऊर्जा। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। जो जीव हैं कुछ अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। देखिए क्या है, कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। ऐसे जीव जो आपने खाना खाया है उसका उपभोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, उसको क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो ऐसा श्वसन आपका कहलाता है ऑक्सीश्वसन। अभी आप पढ़ेंगे क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन होता क्या है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और किस में टूटेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। दूसरा देखेंगे क्या, दूसरे में देखिए, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। ऐसा जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होगी उसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। अभी यहाँ पर श्वसन की परिभाषा नहीं दी, तो मैं आपको श्वसन की परिभाषा बता देता हूँ क्या होती है, अभी समझा देता हूँ पूरा। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडन है। देखिए क्या होता है, कार्बन होता है 6C। देखिए ये एक इन्होंने यहाँ टेबल दी होगी, इस टेबल में समझिए। सबसे पहले आप समझिए श्वसन के बारे में होता क्या है, कि श्वसन क्या होता है। श्वसन समझने से पहले आपको ब्रीथिंग के बारे में समझना होगा। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में दोनों में अंतर है। ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग का अर्थ होता है क्या, ब्रीथिंग का अर्थ होता है श्वासोच्छ्वास। आपने जो अधिकतर को यही पता होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कोई अंतर नहीं होता, जबकि दोनों में अंतर होता है। आपने क्या किया कि एक्सचेंज, आपने कौन सी गैस इनहेल की, ऑक्सीजन। इनहेल का मतलब ऑक्सीजन लेना, और कौन सी गैस बाहर निकाली उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस, इनहेलेशन निश्वसन और निश्वसन एक्सहेलेशन का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। मतलब सांस लेना और छोड़ना, बस ये कहलाएगा आपका ब्रीथिंग। और एक सामान्य व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में एक बार मिनिमम एक मिनट में 12 से 20 बार क्या करता है, ब्रीथिंग रेट उसकी 12 से 20 बार होती है। 72-75 वो अलग है, वो चीज़ अलग है। अभी हम केवल ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार आपने सांस लिया, सांस लीजिए जोर से, छोड़िए, तो ऐसा इसको बोलते हैं एक ब्रीथिंग।
उसके बाद दोबारा लीजिए, फिर छोड़िए, इसको बोलते हैं 2 ब्रीथिंग। तो आप 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार ब्रीथिंग करते हैं। जब आप कुछ विटल एक्सरसाइज करते हैं जिसमें रनिंग वगैरह होता है, उसमें कुछ ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं रेस्ट पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो रेस्ट में कितनी होती है, 12 से 20 बार। अब क्या होता है कि जो आपका ब्रीथिंग होता है उसके अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, और जो ब्रीथिंग होती है वो सेल के बाहर होती है। ये प्रोसेस पूरा समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रीथिंग होती क्या है और रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए, समझिए क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये आप समझ गए डायग्राम तो कभी भी भविष्य में नहीं भूलोगे। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने इन्हेलेशन किया, किस गैस का इन्हेलेशन हुआ, किस गैस का, ऑक्सीजन। आपने ली ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को इन्हेल किया। अब क्या होगा, ये जो इन्हेलेशन आपने किया है वो गैस आपने कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, लंग्स यानी कि फेफड़ों में। अब लंग्स में जाने के बाद वो कहाँ पर, वहाँ से जो लंग्स से जुड़े होते हैं, एलोवेली पार्ट होता है लंग्स का, वहाँ से जुड़े होते हैं आपके वायु कोष्ठक, जिसको हम बोलते हैं एल्वेली। तो ये किस में जाएगी, ब्लड में, वहाँ से सप्लाई हो जाएगी ब्लड को। दोबारा समझ लीजिए, आपने गैस ली, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, इनहेल की। जो ऑक्सीजन ली है वो आपके फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से आपके ब्लड में मिल जाएगी। अब ब्लड के बाद ये क्या होगा, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट को जाएगी, और हमें पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो आगे का प्रोसेस जो होने वाला है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल से होने वाला है, यानी कि ऑक्सीजन किससे मिल गई, ब्लड से। अब देखिए आगे क्या होता है, ये चीज़ समझने की है, इसको समझना। तो ये आपकी एक सेल है, ये आपकी क्या है, सेल। ये आपकी एक सेल है, इसके अंदर समझना होता क्या क्या है। देखिए, ये आपकी एक सेल है, यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई आई। अब क्या होगा कि इसके अंदर आपने जो खाना खाया है सेल में, आप पाचन के थ्रू वहाँ से ग्लूकोज ले चुके। मैंने आपको बताया था कि पाचन के थ्रू आपने क्या ले लिया, ग्लूकोज। क्या ले लिया, ग्लूकोज। तो हमने जो ग्लूकोज लिया है उससे एनर्जी कैसे मिलती है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो ग्लूकोज है वो क्या काम करता है, जैसे ही आपने श्वसन लिया, इनहेल की ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, पानी, और कुछ ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जा। दोबारा समझ लीजिए एक बार, आपने ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में मिल गई। कैसे कैसे मिलती है अभी पढ़ेंगे। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन गई है वो सेल के बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगी, और वहाँ पर बॉडी की पार्ट जो है सेल से मिलकर बना है। तो अब ये प्रोसेस सेल के अंदर होगा। सेल में क्या होगा कि जो आपने खाना खाया था, जो एनर्जी ली थी, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ने आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। ऑक्सीजन क्यों लिए हमने, तोड़ने के लिए, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, पानी, एनर्जी हमें मिल जाए। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ एनर्जी निकली। एनर्जी यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, ये आपको याद भी रखना है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है आपकी सेल के अंदर, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। अगर कोई पूछे कि हम कौन सी गैस लेते हैं, आप कहेंगे कि हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ से है, क्वेश्चन ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ से है। तो यहाँ से ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से आपके ब्लड में मिल जाएगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से आपके कहाँ पर, क्योंकि वेस्ट है, इसको सेल से बाहर, बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये आपके ब्लड में मिल जाएगी। ये ब्लड क्या काम करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स इसको एक्सहेल कर देगा। एक्सहेल का मतलब बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन में कौन सी गैस बाहर निकाल जाएगी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। आप देखिए श्वसन में इतनी चीज़ें होती हैं। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है,
ये और ये मिलकर दोनों बनाते हैं ब्रीथिंग, और ये बनाता है आपका, इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं इसको कोशिकीय श्वसन। और ये दोनों को बोलते हैं हम क्या? इन दोनों को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। तो इस तरह से आप देखेंगे जो आपके पास रेस्पायरेशन आएगा यानी कि श्वसन आएगा वो क्या होगा, उसमें ब्रीथिंग भी शामिल होगी और ब्रीथिंग के बाद सेलुलर रेस्पायरेशन भी शामिल होगा। सेलुलर रेस्पायरेशन भी शामिल होगा। सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन को बोलते हैं श्वसन, बराबर किसके होगा? ब्रीथिंग का मतलब श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास प्लस कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप याद रखना कि क्या याद रखना कि श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग और आपके पास रेस्पायरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ब्रीथिंग में आपके पास कोई भी एनर्जी नहीं निकलती, कोई भी एनर्जी क्या होगा कि प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम देखना है, इसका माइंड मेकअप कर लीजिए कि डायग्राम दोबारा समझ लीजिए। इनहेल के थ्रू हमने ऑक्सीजन गैस ली, लेने के बाद ऑक्सीजन गई लंग्स को, लंग्स से चली गई ब्लड के अलग पार्ट को। अब ये ऑक्सीजन लेकर कहाँ गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन ने तोड़ा, तोड़ने के बाद किस किस में तोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफास्फेट। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाया जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये शरीर से ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ब्लड इसको लंग्स में छोड़ देगा, लंग्स इसको एक्सहेल कर देगा बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे आपने इनहेल की ऑक्सीजन और बाहर निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में। मैक्सिमम को समझ नहीं आता कि क्या रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप समझिए, क्या समझिए कि रेस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन आपका दो होंगे। कौन कौन से दो प्रकार होंगे श्वसन के? एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन को आप किण्वन या फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन। ऑक्सी श्वसन में आप देखेंगे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और कुछ एनर्जी निकलेगी। एनर्जी लगभग 38 एटीपी एनर्जी निकलती है, या 36 या 38 एटीपी। और यहाँ पर आप देखेंगे अनोक्सी श्वसन दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का होता है जिसमें एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। तो उस किण्वन को, उस श्वसन को बोलते हैं हम क्या? एल्कोहलिक, एल्कोहल किण्वन। और ऐसा किण्वन जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है उसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया श्वसन के कितने प्रकार हैं। दो, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या है आगे समझते हैं। देखिए इस डायग्राम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इस डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अभी आपको केवल इतना डायग्राम समझना है। ये कितना? देखिए अभी आपको केवल इतना डायग्राम समझना है। कहाँ है? ये केवल इतना डायग्राम देखिए। अभी आप ये डायग्राम आपको समझना है केवल। अभी भूल जाइए ऊपर वाला क्या है, हम केवल अभी इतना डायग्राम समझने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे होता है। समझिए सबसे पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर हमने जो पोषण लिया है उस पोषण में जो सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह आप देखेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा है, उस फॉर्म का नाम है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज में टूटा है
अब क्या होगा, उस ग्लूकोज से एनर्जी लेने की बात है कि एनर्जी कैसे लेंगे, वो हम श्वसन के थ्रू लेते हैं, तो वहाँ से आगे श्वसन का पार्ट आ जाएगा। अब हम कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सबसे पहले आपने जो ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या, C6H12O6। तो जो ग्लूकोज लिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आप देखेंगे उसमें 6 कार्बन परमाणु है। कितने कार्बन परमाणु हैं, 6। C6H12O6, C6H12O6। ये प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी के सेल के अंदर हो रहा है, और सेल में भी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सेल है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। अब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होगा, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस समझाया था कि जो लीवर स्टोर करता है, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि स्टोर्ड एनर्जी होती है आपकी बॉडी की। तो क्या होगा, ये ग्लूकोज जो होगा 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है, ये 3 कार्बन परमाणु में टूट जाएगा। कितने में, 3। और उस तत्व को बोलते हैं हम पाइरूवेट। क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। पाइरूवेट। कितने कार्बन परमाणु है इसमें, 3। और कुछ ऊर्जा निकलेगी, कुछ क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो ये प्रोसेस कहाँ हुआ, ये प्रोसेस हुआ है हमारी सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर, ये प्रोसेस हुआ है। अब क्या होता है, पाइरूवेट कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है, 3। ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से मिलता है, 6। और यहाँ पर कुछ ऊर्जा निकलती है। तो अब आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं अपने अंदर, यहाँ पर हम आप देखेंगे, ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, कोशिका द्रव्य में हुआ, पाइरूवेट 3 अणु में टूटा और ऊर्जा यहाँ तक हो गया। अब हमारे अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या, श्वसन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब जो आगे आपके आने वाला है, जो प्रोसेस होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो कहाँ होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ये बन गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, अब समझना, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो ये पाइरूवेट है और कुछ ऊर्जा मिली है। ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि हम जो श्वसन करते हैं वो किसकी उपस्थिति में करते हैं, ऑक्सीजन की, तो प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और ऊर्जा निकलेगी ATP की फॉर्म में। ऊर्जा किसकी फॉर्म में निकलेगी, ATP की फॉर्म में। तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है आपके पास, ऑक्सीश्वसन। क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीश्वसन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है। तो ऑक्सीश्वसन आपका कोशिका द्रव्य के साथ साथ किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य के साथ साथ कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस डायग्राम से। देखिए सबसे पहले क्या था, समझिए सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज था 6 कार्बन परमाणु का। कोशिका द्रव्य के अंदर ये पाइरूवेट में टूटा, पाइरूवेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु, 3। अब क्या हुआ, ऊपर वाला भी हमें नहीं देखना, नीचे वाला देखना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस ली इनहेलेशन के थ्रू, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये पाइरूवेट था या ग्लूकोज था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट गया। तो ऐसा श्वसन आपका कहलाता है ऑक्सीश्वसन। तो ये किसका उदाहरण है, ऑक्सीश्वसन का। और ये किसके अंदर होता है, हमारे अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हमारे अंदर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला प्रोसेस। अब हम देखेंगे दूसरे वाला। जब ये वाला देखिए, इतना, पहले हमने कितना देखा था, पहले हमने ये देखा था। आप देख रहे होंगे ऊपर वाला पार्ट सभी में कॉमन आ रहा है, अभी समझाऊंगा इसको भी। और तीसरे में हम देखेंगे, चलो तीसरे की तभी बात करेंगे हम। अब आप देखिए क्या हुआ इस डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे ग्लूकोज है, 6 कार्बन अणु है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरूवेट, 3 वायु में 3 कण होते हैं। अब क्या हुआ कि आपने इतनी फास्टली कुछ एक्सरसाइज की कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन उतनी नहीं जा पा रही, यानी कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो गया।
तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के अभाव। मतलब आप रनिंग कर रहे हैं या क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेटर जो होते हैं वो मैच खेलते हैं, उनके अंदर देखा होगा, तो हमारी क्या होगी? पेशी कोशिकाओं में। कहाँ होता है? मसल्स में। तो मसल्स में ये प्रोसेस होता है और क्या हो जाता है? यहाँ पर बना था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यहाँ आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल और कुछ बहुत कम ऊर्जा निकलती है। अब ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है हमारी मसल्स के बीच में, इसलिए क्रैम्प आ जाते हैं। आपने देखा होगा मसल क्रैम्प, जैसे कोई क्रिकेटर है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते अचानक पैर में क्रैम्प आ गया और वो गिर गया, मांसपेशी में खिंचाव आ गया। तो क्यों आता है वो खिंचाव? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन पूरी मिलती तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती खूब सारी, लेकिन ऑक्सीजन इतनी नहीं सप्लाई हो पाई, तो वहाँ पर हमारी मसल्स के बीच में लैक्टिक अम्ल जमा हो गया और ऊर्जा निकली। इस लैक्टिक अम्ल ने ही क्या काम कर दिया कि लैक्टिक अम्ल ने मांसपेशियों के बीच में जमा हो गया और इसी के कारण क्या आ गया? क्रैम्प आ गया। तो इस लैक्टिक अम्ल के कारण क्या आ गया? क्रैम्प। तो इस तरह से आप देखेंगे ये श्वसन ऑक्सीजन की कमी में हुआ है। किस में हुआ है? कमी में। कहाँ पर होता है? हमारे अंदर, जब हम विटल एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरे वाला देखिए, तीसरे वाला भी समझ लीजिए। तीसरे में भी ये सेम, ठीक है, आगे ऊपर वाला अलग। तीसरे में क्या है? देखिए तीसरे में क्या हुआ? ये सेम ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में टूट गया, कुछ ऊर्जा निकली। अब क्या हुआ? जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं कुछ, यीस्ट वगैरह। क्या होता है? यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है कि उन्हें ऑक्सीजन जो श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। किस में करते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी कि पहले 6 कार्बन थे, 3 में टूटे, 3 से कितने कार्बन टूटे? 2 में। एथेनॉल बन गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और कुछ ऊर्जा निकली। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनओक्सी श्वसन। तो इस डायग्राम में ही तीनों चीज़ हमें समझ में आ गई कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं अनोक्सी। अब क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरूवेट में टूटता है। अब कोई सा भी श्वसन हो, चाहे ऑक्सी हो अनोक्सी हो, ये प्रोसेस सभी में होगा। ठीक है, ये प्रोसेस कॉमन है, तो ये वाला प्रोसेस सभी में होगा। अब 3 पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि जो श्वसन है कितने प्रकार का होता था? 2। ठीक है, ऑक्सी, अनोक्सी। अनोक्सी भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? ऐसा एक जिसमें अल्कोहल बनता है उसको अल्कोहलीय किण्वन, और जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है उसको लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो यहाँ पर देखेंगे आप एथेनॉल बना है और यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बना है। तो इस तरह से हमने देख लिया ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटा, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर या ऑक्सी श्वसन में श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य के साथ साथ कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और अनोक्सी श्वसन में एक में लैक्टिक अम्ल बनता है और एक में एथेनॉल बनता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दोनों में से किस में एनर्जी ज़्यादा निकलती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑक्सी श्वसन में निकलेगी। सबसे ज़्यादा किस में निकलेगी? ऑक्सी श्वसन में, लगभग 38 ATP, और इसमें कुल 2 ATP के आसपास ऊर्जा निकलती। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, ये मैंने आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए अब पढ़ लेते हैं जो ये बोल रहा है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। अभी मैंने आपको समझाया दोनों प्रोसेस। 6 ग्लूकोज परमाणु का किसमें? 3 अणु वाले पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अल्कोहलीय किण्वन की बात कर रहा है। यह प्रक्रम किण्वन के समय किस में होता है? यीस्ट में। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अनोक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन ऑक्साइड को अणु देता है। दूसरा उत्पाद क्या है? इसमें जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। वायु की उपस्थिति में होता है,
यह है वायवीय श्वसन कहलाता है। तो तीनों श्वसन मैंने आपको समझा दिए, यहाँ भी उन्होंने लिख दिया। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन, देखिए ये मैंने आपको अभी बताया था, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मतलब जो ऑक्सी श्वसन होगा या वायवीय श्वसन होगा उसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, लगभग कितनी निकलती है 38 ATP, और उसमें निकलती है कितनी 2 ATP के आसपास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहां पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो मैंने आपको समझाया कि क्रैम्प किस तरह से आते हैं बॉडी के अंदर। हम इतनी तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं कि जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर अनोक्सी श्वसन होने लगता है, और अनोक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल हमारी मसल्स में जमा हो जाता है और मसल्स में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये वाला। तो अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने लिखा है कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो एटीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में क्या निकलती है, एनर्जी, यही बताया गया है। देखिए एटीपी क्या होता है, यहाँ दे भी दिया। अधिकांश कोशिकीय परिक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। तो एटीपी क्या है, आपके पास एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एनर्जी क्या है, जिस तरह से आप देखेंगे आपके पास पैसा होता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, उसी तरह से एनर्जी है क्या, एटीपी। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एडीपी है उसमें फास्फेट जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अंतररोशमी यानी कि एंडोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक, 2 प्रकार की रिएक्शन है, मैं केमिस्ट्री में आपको बता चुका। ठीक है, तो जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है वो कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो कितने जूल एनर्जी यहाँ पर दिया है, 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, बैटरी वगैरह का एग्जाम्पल दिया है। आगे देखिए, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अभी मैंने आपको बताया जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सी श्वसन। तो जो ऑक्सी श्वसन हुआ है वो किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो जो जीव है उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती रहे, ऑक्सीजन। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं। तो आपने देखा था ये कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, इन छिद्रों के द्वारा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रंध्र। आगे पढ़िए, रंध्रों के द्वारा करते हैं और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है, यानी कि उनके बीच में जो स्थान पाया जाता है वो सुनिश्चित करता है कि कोशिकाएं किसके कांटेक्ट में, वायु के। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, मैं बता चुका पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बात चल रही है, श्वसन की। तो श्वसन में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देंगे। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, श्वसन, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान है ये कोशिकाओं में या इससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाएं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। मतलब
कि पर्यावरण कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कितना ऑक्सीजन लेनी है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, मतलब रात के समय सूर्य का प्रकाश क्या रहता है, अनुपस्थित, तो क्या कोई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, नहीं होगी। लेकिन श्वसन दिन रात दोनों टाइम होता है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। मतलब रात के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो उस समय पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना बनाने में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब नहीं लेंगे तो पेड़ पौधों के चारों ओर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी कारण कहा जाता है कि रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, नहीं करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जो हमारे लिए क्या कर सकती है कि हमें मूर्छित वगैरह कर सकती है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो आप देखेंगे कि जब दिन का समय है तो दिन के समय में आप देखेंगे क्या होता है कि हमने देखिए दो प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक समझिए दो प्रोसेस होंगे। अगर मैं बात करूँ दिन और रात की, ठीक है, एक घटना है दिन में, डे में, और एक नाइट में। तो दिन में श्वसन की बात करूं और प्रकाश संश्लेषण की बात करूं, प्रकाश संश्लेषण, तो आप देखेंगे दिन के समय श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। रात में देखेंगे श्वसन भी होगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसका मतलब रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी रात में, लेकिन दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी उसका प्रयोग पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाएंगे, फूड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेंगे और कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो दिन में मुख्य घटना क्या है, ऑक्सीजन निकलना, और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो मुख्य घटना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। क्या जो जंतु हैं उनमें किस तरह से ऑक्सीजन लेनी है पर्यावरण से और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग विकास हुआ अंगों का। स्थलीय जंतु जो स्थल में रहते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन सोचिए जो जंतु जल में रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं हमेशा, वो कैसे ऑक्सीजन लेंगे वायुमंडल से? तो वो कहाँ से लेंगे? जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है BOD, उनसे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन होती है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू वायुमंडल, इसलिए उनकी ब्रीथिंग की रेट बढ़ जाती है। दोबारा समझ लीजिए, हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी खासी है, जबकि जो जल में रहते हैं वो जल में घुली हुई है ऑक्सीजन, उसका प्रयोग करते हैं श्वसन में, जैसे मछली होती है। तो आप देखोगे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हम 12 से 20 बार ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं वो ज़्यादा बार करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल पाती है उनको पानी में घुली होने की वजह से। यही दिया है आगे। परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में मिले ऑक्सीजन का ही उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे पढ़िए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो जल में रहते हैं, जो जल में विलय ऑक्सीजन है उसका क्या करते हैं, प्रयोग। क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा, देखो अभी समझाया, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, द्रुत होती है। मतलब आप देखोगे जो जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से कम है, इसलिए जलीय जीवन की श्वास दर क्या होती है, इसकी तुलना में अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी, अधिक। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। आपने देखा होगा इस तरह से मछली की संरचना है। तो ये मछली क्या काम करती है, यहाँ से इसका मुख होता है, इस मुख से क्या करती है, वो पानी के साथ ऑक्सीजन लेगी, ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इस ऑक्सीजन और वाटर को यहाँ पर उसके पास पाए जाते हैं गिल्स।
क्या पाए जाते हैं, गिल्स या क्या बोलते हैं उनको, क्लोम। तो इसकी सहायता से पानी के थ्रू अंदर क्या ले जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो अलग चली जाएगी, लेकिन पानी उसके इस तरह से पानी और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होता है मछलियों के अंदर। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उसे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। मतलब जो स्थल पर जीव हैं वो श्वसन करने के लिए अलग अलग अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम जैसे क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के पार आर पार होता है अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होनी चाहिए। तो ये जो झिल्ली होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वो बहुत क्या होती है, बारीक। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा बारीक। और हम देखेंगे हमारे अंदर भी जो आप एलोवेली देखेंगे वो संरचना बहुत बारीक होती है गैसों के आदान प्रदान के लिए, और वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। अभी देखेंगे एलोवेली। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। तो ये जो झिल्ली है जिसमें आदान प्रदान होगा गैसों का, वो इतनी बारीक होती है। अगर मोटी होगी, ये मोटी है, बहुत मोटी, इस तरह से इसमें गैसों का आदान प्रदान कराना है, इसमें आसान है गैसों का आदान प्रदान कराना या इस झिल्ली में आसान है। तो आपका आंसर होगा कि इसमें से निकालना मुश्किल है गैसों को, या बाहर निकालना या अंदर भेजना, इसमें आसान है। जब ये मुलायम बनी है, बहुत थिन बनी है, तो ये शरीर के बाहर रह गई तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका शरीर के अंदर इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर क्या होती है, अवस्थित। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। तो इसमें वायु लानी है तो कोई रास्ता होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, नोज, नोस्ट्रेल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलिस, और तब एलोवेली में जाकर, एलोवेली इस तरह की संरचना होती है, तब इसके अंदर जाकर ऑक्सीजन जाएगी। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि होती है। तो एक क्रियाविधि के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। अब देखते हैं मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर दिखेगा, नासा द्वार। क्या बोलते हैं इसको, नासा द्वार। आगे देखिए ये नोज़ है, नोज़ के अंदर नासा द्वार। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। आप देखोगे आपकी नाक जो है, नाक के अंदर नासा पथ है, नेसल पैसेज है। उस नेसल पैसेज में आप देखेंगे कि वहाँ पर छोटे छोटे आपको बाल और म्यूकस दिखाई देगा। म्यूकस यानी कि श्लेष्म, एक चिपचिपा पदार्थ आपके अंदर, नाक के अंदर जो भरा हुआ है। अब आप अपने बचपन में मत जाना, उसके बारे में मत सोचना ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नाक है उसके अंदर बाल पाए जाते हैं और म्यूकस। ये क्या काम करते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो वायु में धूल कण भी आएंगे, जीवाणु भी आएंगे और कुछ हानिकारक कण भी आएंगे। तो ये जो म्यूकस होगा उससे चिपक कर और वहीं पर बाल के थ्रू अटक जाएंगे, और जो फिल्टर एयर है, स्वच्छ वायु है, वो आपके नेसल पैसेज से आगे फेरिंग्स में चली जाएगी। अब आगे देखिए, जिसके शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धि रहित होती है। इस वायु में श्लेष्म की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थिति के वलय के उपस्थित होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। समझिए क्या होता है। सबसे पहले वायु आपके नाक में जाएगी, नोज़। नोज से आप देखेंगे दो तरह की संरचना आपको दिखेगी, दो तरह के छिद्र दिखेंगे, उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से आपके जाएगी, आगे वाला पथ कहलाता है नेसल पैसेज। क्या कहलाएगा, नेसल पैसेज। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो आपने खाना खाया है वो और जो नाक से सांस लिया है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट आ जाता है मुख के अंदर, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपने सांस लिया है, यहाँ से आपने फूड खाया है, और दोनों का कॉमन पॉइंट है ये, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से बाद में आप देखेंगे कि एक आपके जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स सा रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है।
इस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या होता है, आप अपना गला दबाना और बोलते बोलते आपकी आवाज़ बंद होने लगेगी इस तरह से जैसे मेरी हो रही है, जिसको दबाने से ऐसा हो रहा है वही है आपका लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। इस लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। यानी कि हमारा साउंड बॉक्स है लैरिंग्स। अगर आपने इसको दबा दिया तो आप बोल नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से चली गई लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स से नीचे आप देखोगे इस तरह से एक संरचना होती है, जैसे आपने पढ़ा था फूड पाइप के बारे में, उसी तरह से ये एयर पाइप होता है। अब एयर पाइप को इन्होंने एयर पाइप ना कहकर बायो की लैंग्वेज में, बायो में वर्ड अलग अलग होते हैं आपको पता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया या श्वास नली। कहाँ चली गई? श्वास नली। ये पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। कहाँ चली गई? श्वास नली, या जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर आप देखोगे इस तरह से उपास्थि के वलय होते हैं। ये हड्डी नहीं होती, ये उपास्थि होती है। देखिए आप क्या काम करना, अपनी गर्दन पर हाथ लगाना, अपनी गर्दन पर लगाएंगे सभी, और गर्दन पर हाथ लगाकर आपको कुछ छल्ले टाइप में स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये जो छल्ले टाइप में स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है वलय। और ये वलय पूरे नहीं होते, इस तरह से आपके क्या है, ये फूड ट्रैकिया है, और इस तरह से इसके ऊपर वलय पाए जाते हैं, आधे वलय, आधे सी के आकार के। इस तरह सी के आकार के वलय पाए जाएंगे। ये वलय क्या काम करते हैं? अगर ये वलय नहीं होते तो क्या होता, मान लीजिए आपका दबाव लगा दोनों तरफ से गर्दन पर, तो ये क्या हो जाता, ये जो ट्रैकिया है ये चिपक जाएगी, आपस में चिपक जाएगी, तो इसमें वायु नहीं जाएगी, आपकी मृत्यु हो सकती थी। तो इससे बचाने के लिए जिसने भी हमें बनाया है बहुत सोच समझ के ये चीज़ें डाल दी गई। तो इसमें क्या पाई जाती है? ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की बनी होगी, और इसके अंदर वलय पाए जाएंगे जो आपस में चिपकने से बचाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। देखिए दोबारा, नासाद्वार, उसके बाद ये क्या है आपका, नासाद्वार के बाद मुख, गुहा, ग्रसनी, कंठ, ये जो बोला साउंड बॉक्स जिसे बोलते हैं, श्वास नली, यहाँ तक हमने आ गया। और ये किसकी बनी होती है? उपास्थि वलय की। अब आप देखेंगे कि ये जो, देखिए ये जो हमारे पास संरचना थी, कौन सी? ये जो हमारे पास फूड पाइप है, इस तरह से फूड पाइप है, आप देखेंगे इसको, सॉरी साउंड बॉक्स, साउंड पाइप, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नली। ये श्वास नली आगे जाकर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई अलग अलग। एक ये पार्ट चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट कहाँ चला गया? इधर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इनको बोलते हैं ब्रोंकियाई या ब्रोंकस। ब्रोंकियाई, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियाई। ट्रैकिया ये, और ये क्या हो गया? ब्रोंकियाई। इसके ऊपर रखा होता है आपका क्या? लैरिंग्स। साउंड बॉक्स बोलते हैं जिसे लैरिंग्स, ठीक है। तो ये क्या बना रहता है? ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई आप देखेंगे इस तरह से आपके क्या पाए जाएंगे? लंग्स। इस तरह से आपके पाए जाएंगे लंग्स, ऐसे, ठीक है। चलो बना लेना जैसे भी, इस तरह से लंग्स पाए जाएंगे। आप देखेंगे ये अंदर जाकर भी फर्दर डिवाइड हो गई अलग अलग ब्रांचेज में, ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग अलग जाकर डिवाइड हो जाती है, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से जो डिवाइड हो गई, इसके अंदर फिर जाकर इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस के ऊपर आप गुब्बारे टाइप इस तरह से संरचना देखेंगे, इस तरह से गुब्बारे जैसी संरचना आपको मिलेगी। इस संरचना को बोलते हैं हम एलोवेली। ये मेन पार्ट होता है इसका, एलोवेली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एलोवेली। तो इस तरह से आपने देखा पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैं दोबारा आपको लिख देता हूँ, एक बार समझिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने जो एयर ली है, सबसे पहले क्या पार्ट है? नोज़। सबसे पहले क्या आया? नोज़। नोज़ के बाद नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद आया नेसल पैसेज। नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद आया फेरिंग्स, कॉमन पॉइंट। फेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आया? लैरिंग्स के बाद आया आपका ट्रैकिया, जिसे आप एयर पाइप या विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो गई। यहाँ देखिए ट्रैकिया डिवाइड हो गई दो पार्ट में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकियाई।
ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई आगे जाकर अंदर और डिवाइड हो गई, ठीक है। देखिए ब्रोंकियाई आगे जाकर फिर अंदर डिवाइड हो गई, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्योलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्योलिस। और आप देखेंगे ब्रोंक्योलिस में एयर के जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे के जैसी संरचना पाई गई, उसको बोलते हैं हम एल्वेली। एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा श्वसन का प्रोसेस होता है, इसको आपको प्रोसेस को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस हिंदी में। यहाँ पर ये पसलियाँ और इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है। ऐसे क्या पाया जाता है? डायफ्राम। और यहाँ पर देखेंगे श्वसनी, श्वसनिका, और ये क्या है? कूपिका कोश। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। फुफ्फुस के अंदर छोटी मार्ग कहाँ है? ये रहा, जो अंदर ब्रोंक्योलिस है उसकी बात कर रहा है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं आप? कूपिका। क्या बोलते हैं जिसे? कूपिका, यानी कि एल्वेली, एल्वियोली। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। तो यहाँ से गैस गई और सबसे लास्ट में इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर में चली जाएगी। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वेली। इसी का अब आगे प्रोसेस है, इसी में होता है सारा नस वगैरह, इसी में जुड़ी होती है जो आपकी रुधिर वाहिनियाँ हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे होगे, इस तरह से डिवाइड है, और यहाँ पर इन्होंने जूम करके दिखाया है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वेली। और दिखा देता हूँ कैसे डायग्राम होता है इसका। देखिए ये आपको संरचना दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर, ये है एल्वेली। यहीं से जैसे ही आप सांस लेंगे ये फूल जाएंगी, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को, बैलून को आप फुलाएंगे और सिकुड़ जाएगा। जैसे ही इसमें हवा पास होगी तो ये फूल जाएगा। इससे जुड़ी होती हैं रुधिर वाहिनियाँ। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन चली जाएगी और ये अलग अलग पार्ट को चली जाएगी बॉडी के। तो इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकियों का विस्तरण जाल, कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिनियों का विस्तीर्ण जाल होता है। अभी मैंने आपको दिखाया, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। जैसे आप सांस लेकर देखिए, जैसे ही आप सांस लेंगे आप देखेंगे आपकी पसलियां यानी कि डायफ्राम ऊपर उठा। डायफ्राम क्या हो जाएगा? चपटा। इसके परिमाण स्वरूप वक्ष गुहिका क्या हो जाती है? बड़ी। जैसे ही आप सांस लेंगे तो वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। जैसे मिलिट्री वगैरह में आप चेस्ट फुलाएंगे तो सांस लेंगे तो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। जैसे मैंने अभी बताया, जब आप सांस लेंगे तुरंत बैलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। अब जैसे ही आपने सांस ली, सांस लेने के बाद आप ऑक्सीजन देंगे तो वो रुधिर वाहिनियों में यानी कि कूपिकाओं के थ्रू यानी कि एलोवेली के थ्रू अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। और जैसे ही आप छोड़ने वाले होंगे तो आपको जो रुधिर है वो मिल जाएगा। कहाँ से? उन्हीं एलोवेली के थ्रू। कौन सा रुधिर? जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको शरीर से बाहर फेंकना है। कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिले। दोबारा पढ़िए, यहाँ पर बोला गया, देखिए, कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए क्या मिल जाता है? समय। दोनों के बीच में मतलब आपने क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद आपके एलोवेली में गई, वहाँ पर गुब्बारे जैसी संरचना हो गई, वो फूल गई। फूलने के बाद अब क्या होगा कि आपको इतना समय मिलेगा हल्का सा कि आप क्या काम करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे। तो उस टाइम में वो वहाँ पर स्टोर कर लेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाली मिल जाएगी, जिसको आप बाहर भेज देंगे। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे? फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। देखिए, देखा होगा जो फेफड़ों का कैंसर है सबसे मेन है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकस, यहाँ पर आपको कुछ बाल लाइक संरचना दिखाई गई है। गोबलेट सेल भी होती हैं ये। इसमें आपको ये सीलिया मसल्स दिखाई गई है। इसमें लिखा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस
कोड सीलिया लाइंस द प्राइमरी ब्रोंकियस। जो प्राइमरी ब्रोंकियस है यहाँ पर क्या पाई जाती है, बाल के जैसी संरचना, ब्रोंकियस टू रिमूव माइक्रोब्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लंग्स। तो आगे देखिए क्या पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया, बाल जैसी संरचना है। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। तो ये जो सीलिया होती है किस प्रकार से मदद करती है, जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने में क्या होगा कि आपने कुछ धूल या हानिकारक कण तो नहीं खा लिए हैं, धूल के साथ साथ उसमें क्या करती है, उनको हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर भी कारण भी बनते हैं। देखिए आपने जो ऑक्सीजन ली है, जो आपने वायु ली है, उस वायु के अंदर क्या केवल ऑक्सीजन होती है? नहीं, उस वायु के अंदर बहुत सारी गैसें मिली होती हैं। गैस के साथ साथ कुछ डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं। जैसे आप देखोगे आसपास आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पोल्यूशन के पार्टिकल, पीएम पार्टिकुलेट मैटर भी हैं। तो वो क्या काम करते हैं, जो सीलिया मसल्स होती थी, सीलिया हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती थी, वो उस धूल के कण वगैरह को रोक देती थी और शुद्ध वायु अंदर जाएगी। लेकिन जैसे ही सिगरेट वगैरह या कुछ आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो क्या होगा कि ये जो सीलिया मसल्स हैं ये नष्ट हो जाएंगी। नष्ट हो जाएंगी तो क्या धूल के कण रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। डस्ट पार्टिकल वो जाएंगे सीधे फेफड़ों पर और फेफड़ों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। इसलिए कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उनका, तो विसरण दाब यानी कि जो गैसों का दाब है वो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन HB ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? ऑक्सीजन वर्णक और श्वसन वर्णक। और श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। मानव में श्वसन वर्णक देखो मैं बता रहा हूं अभी कौन है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। अगर और भी उच्च रखता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी रखता है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन के लिए और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। समझिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर तीन चीज़ें लगातार आई, एक साथ आई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से शो करेगा, उसको तुरंत घोल देगा और उसको शरीर के पार्ट में पहुंचा देगा। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन को और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड को। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। समझिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह से आप देखोगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो पाई गई, उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोला गया क्या? एल्वेली। क्या बोला गया? एल्वेली। अब इस एल्वेली के अंदर आप देखोगे कि इस तरह से एपिथेलियम पाया जाएगा। ऐसे बहुत बारीक होती है, इस तरह से एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर जो ऑक्सीजन गई है किस तरह से प्रोसेस होता है। समझिए, इसके अंदर ऑक्सीजन गई, यहाँ से चली गई ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन गई है, ठीक है, जा रही है इस तरह से ऑक्सीजन। अब यहाँ से जुड़े हुए हैं रुधिर कणिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ। क्या जुड़ी हुई हैं इसमें? रुधिर वाहिनियाँ। इस तरह से रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी हुई हैं रुधिर बह रहा है इनमें। क्या बह रहा है? रुधिर। और रुधिर में बह रहा है क्या? एक पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो अब क्या काम होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन ली तो ये ऑक्सीजन क्या काम करती है? इस आरबीसी जो पाई जाएगी ब्लड के अंदर, या हीमोग्लोबिन, उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, बॉडी के पार्ट में अलग अलग सप्लाई कर देती है। और दूसरे रास्ते से देखेंगे कि इस ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट के रूप में मिल जाएगा और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के
इस ई एलोवेली से बाहर भी निकल जाता है। तो मेनली कौन काम करता है, ये जो आरबीसी होती हैं और इनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो इस काम को कौन करता है, परिवहन को हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। यदि कूपाई, ठीक है, ये आप छोड़िए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आ गई होगी आपको। जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करनी है तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब स्थलीय जीव के पास वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जो जलीय जीव होते हैं उनके पास जल में ग्रहण ऑक्सीजन वो लेते हैं और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ, उसका डायग्राम ऊपर बनाया था, ऑक्सी और अनऑक्सी। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। एलोवेली के थ्रू किस तरह से होगा, रुधिर वाहिनियों में चला जाएगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक उसको ले जाएगा। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। देखिए, ये लास्ट का क्वेश्चन है, ये मैं करा दूंगा, लास्ट अगली वाली वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद तब तक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।